ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन का थ्योरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वो सारे चीज को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, देखिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि चैप्टर का पहले थ्योरी को कवर कीजिए, उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कीजिए। ठीक है, देखिए बुक में जो भी पॉइंट दिया गया है, जो भी थ्योरी आपका दिया गया है इस चैप्टर के अंतर्गत, वो सारे पॉइंट, सारे थ्योरी को इसमें इंक्लूड किया गया है, सारा थ्योरी इसमें ऐड है। आप कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, सभी चीज को नोट बनाते हुए चलेंगे, अन्यथा वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं रहेगा या फिर कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे, क्योंकि वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं रहेगा, कुछ समय बाद भूल जाएंगे, इसलिए आपको नोट बनाना बहुत ही जरूरी है। सभी पॉइंटों को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ज्यादा टफ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यह समझना है कि जनसंख्या संगठन किसको बोलते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो सबसे पहले हम लोगों को जनसंख्या संगठन ही समझना है। तो जनसंख्या संगठन जो है, जनसंख्या को लिंग, निवास स्थान, आयु, शिक्षा, जाति या फिर उनकी जीवन प्रत्याशा आदि के आधार पर उसको वर्गीकृत करके उनकी विशेषताओं का अध्ययन करना ही जनसंख्या संगठन कहलाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जनसंख्या को किसी भी बेस पर बांटिए, जाति के आधार पर बांटिए, शिक्षा के आधार पर बांटिए, निवास के आधार पर बांटिएगा तो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या आएगा। ठीक है, लिंग के आधार पर बांटिएगा तो स्त्री जनसंख्या और पुरुष जनसंख्या आएगा। शिक्षा के आधार पर बांटेंगे तो शिक्षित जनसंख्या और शिक्षित जनसंख्या आएगा। जाति के आधार पर बांटेंगे तो बहुत सारे जाति हैं। ठीक है, उसके बाद जीवन प्रत्याशा के आधार पर बांटेंगे तो क्या होगा कि निम्न जीवन स्तर के लोग होंगे और उच्च जीवन स्तर के लोग होंगे। मतलब उनको किसी भी आधार पर वर्गीकृत कीजिए, मतलब किसी भी चीज को बेस मान करके उनको वर्गीकरण करना है और उनकी विशेषताओं का अध्ययन करना है, उसकी विशेषता के बारे में जानना है। तो इसी चीज को जो कहेंगे, क्या कहेंगे, जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या अध्ययन करना, ये अध्ययन करना है क्या कहलाता है, जनसंख्या संगठन कहलाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जनसंख्या संगठन को आपको डेफिनेशन करना है, डेफिनेशन देना है, क्योंकि जनसंख्या संगठन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में कि जनसंख्या संगठन को परिभाषित करें या फिर जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जनसंख्या संगठन, या देखिए संगठन हो गया है, संगठन होगा जनसंख्या संगठन से प्राप्त जानकारी विकास की परियोजनाओं को सुनिश्चित करने में सहायक होती है। यानी विकास की जो भी परियोजना होती है, जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेगा तभी न जानेगा कि जनसंख्या को कौन सी सुविधा चाहिए, कौन सा उनको विकास का प्रोग्राम चाहिए, कौन सा विकास का परियोजना लाना चाहिए। जनसंख्या के बारे में अध्ययन करने से ही इस बात का पता चलता है। ठीक है, इसलिए जनसंख्या संगठन से प्राप्त जानकारी जो भी होती है वो परियोजना को, यानी विकास की परियोजना यानी डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोजेक्ट होते हैं सरकार की तरफ से, उसको निश्चित करने में, उसको फिक्स करने में बहुत ही सहायक होती है, मददगार होती है। ठीक है, किसी देश के भावी विकास की योजनाओं, यानी भावी विकास का मतलब होता है आगे आने वाला विकास, होने वाला विकास, भविष्य में, फ्यूचर में होने वाला विकास, उन योजनाओं को बनाने तथा सुनिश्चित करने में जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पहले क्या करेंगे, जनसंख्या को बांटेंगे, शिक्षा के आधार पर जनसंख्या को बांटेंगे। ठीक है, बांट करके उनका अध्ययन करेंगे, तभी ना पता चलेगा कि कितना जनसंख्या पढ़ा लिखा है, कितना नहीं है। तो उसके आधार पर सरकार वहाँ क्या लाएगी, अगर ज़्यादा लोग पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके आधार पर सरकार वहाँ क्या लाएगा कि मतलब परियोजना लाएगा, यानी विकास का परियोजना लाएगा, ताकि जनसंख्या का विकास हो सके, पढ़ाई के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सके। तो जनसंख्या संगठन जो है भावी विकास की परियोजना, यानी आगे फ्यूचर में होने वाली जो भी डेवलपमेंट है, जो भी परियोजना है, उनको सुनिश्चित करने में, उनका डायरेक्शन फिक्स करने में क्या होता है, मददगार होता है, महत्वपूर्ण योगदान देता है जनसंख्या संगठन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जैसे लिंग के आधार पर जनसंख्या का अध्ययन, यहां जनसंख्या संगठन कहलाएगा। लिंग के आधार पर जनसंख्या का अध्ययन किया आप, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, जनसंख्या संगठन कहलाएगा। लिंग के आधार पर जनसंख्या का संगठन करके स्त्री जाति के आरक्षण को सुनिश्चित किया गया। ठीक है, यानी कितना स्त्री है, कितना नहीं है, ये लिंग के आधार पर जनसंख्या का अध्ययन किए, तभी ना पता चला कि स्त्री जाति को कितना आरक्षण देनी चाहिए, कितना आरक्षण नहीं देनी चाहिए। स्त्री लिंग के आधार पर जनसंख्या को बांटा तो पुरुष जनसंख्या और क्या बना, स्त्री जनसंख्या। ठीक है, पुरुष जनसंख्या और स्त्री जनसंख्या बना, तो पुरुष जनसंख्या के बारे में भी स्टडी किया और स्त्री जनसंख्या के बारे में भी स्टडी किया। हम लोगों ने पता चला कि पुरुष जनसंख्या जो है काफी ज्यादा मतलब इफेक्टिव है, हर एक क्षेत्र में उनका योगदान है, हर एक क्षेत्र में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और स्त्रियां पीछे रह रही है। ठीक है, तो स्त्रियों को वहां क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। पता चला कि पुरुष को ज्यादा मतलब नौकरी मिल रही है, स्त्री को ज्यादा नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो वहां सरकार क्या करेगी कि स्त्री को अब
आरक्षण दे देगा। लो भाई इतना कमजोर हो, स्त्री इतना कमजोर हो गई है, अब उनको आरक्षण देना पड़ेगा, वो अपने खुद से लड़के नहीं ले सकती है। तो ये जो है जनसंख्या संगठन से फिक्स होता है, यानी किसी भी जाति को अगर आरक्षण देना हो, ये भी बात जो फिक्स होता है, ये भी जो तथ्य का पता चलता है, इसको भी जो फिक्स करना होता है तो किसकी सहायता लेते हैं? जनसंख्या संगठन की सहायता लेते हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन की सहायता लेते हैं, क्योंकि लिंग के आधार पर भी जनसंख्या को अध्ययन करना जनसंख्या संगठन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि जनसंख्या संगठन से जनसंख्या की गुणात्मक विशेषताओं के बारे में पता चलता, सारे गुण के बारे में पता चलता, जनसंख्या क्या है नहीं है, जनसंख्या की गरीबी क्या है, जनसंख्या क्या पढ़ा लिखा है नहीं है, ये अंदर का गुण है ना, यही प्रॉपर्टी का पता चलता है। यानी जनसंख्या संगठन से जनसंख्या की गुणात्मक विशेषता यानी जो गुण होते हैं उनकी विशेषताओं के बारे में पता चलता है। ठीक है, समझ गए जनसंख्या संगठन क्या होता है? बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, उम्मीद करता हूं आप अच्छा तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छा तरह से डिफिनेशन दे पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका आया लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो। लिंग अनुपात क्या होता है? सिंपल सी बात है, किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य, किसी भी प्रदेश, महादेश, जो भी क्षेत्र ले लीजिए, मतलब विशेष क्षेत्र होनी चाहिए, उस क्षेत्र में स्त्री जनसंख्या और पुरुष जनसंख्या के बीच का जो अनुपात है, जो रेशियो है, उसी को क्या बोलेंगे? लिंग अनुपात बोलेंगे। ठीक है, यानी सेक्स रेशियो बोलेंगे। तो जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को क्या बोलते हैं? लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो बोलते हैं। या फिर आप दूसरी परिभाषा के रूप में यह भी बोल सकते हैं कि जनसंख्या में प्रति हजार पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या या प्रति हजार स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, तीन डेफिनेशन आपको यहां बताया जा रहा है, तीन, एक नहीं तीन लिंग अनुपात का। या फिर पहला डेफिनेशन क्या है? जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के बीच की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। या फिर दूसरा डेफिनेशन आप याद रखिए, जनसंख्या में प्रति हजार पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या लिंग अनुपात कहलाती है। या फिर तीसरा डेफिनेशन आप याद रखिए, प्रति हजार स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो कहते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? समझ के याद रखेंगे तो बहुत दिन तक याद रहेगा, अगर रट के याद रखेंगे तो फिर ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। ठीक है, रट्टूमल नहीं बनना है, अच्छा तरह से समझना है, उसके बाद याद रखना। ठीक है, अब देखिए सूत्र आप कैसे निकालेंगे। ये जो फॉर्मूला है लिंग अनुपात निकालने का, सिंपल सा फॉर्मूला है, पुरुष की जनसंख्या बटे स्त्री की जनसंख्या गुना 100,000 कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा आपको? क्या निकल जाएगा? क्योंकि प्रति हजार की बात की जा रही है ना, प्रति हजार पुरुषों पर, तो प्रति हजार से गुना कर देंगे, यानी पुरुष की जनसंख्या बटा स्त्री की जनसंख्या गुना कर देंगे 1000, तो ये क्या निकल जाएगा? लिंग अनुपात निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ये लिंग अनुपात निकल जाएगा। लेकिन भारत में ये फॉर्मूला अप्लाइड नहीं किए जाते हैं, ये भारत में ये फॉर्मूला अप्लाइड नहीं किए जाते हैं, ये पश्चिमी देशों में ये फॉर्मूला लगाए जाते हैं लिंग अनुपात निकालने के लिए, सेक्स रेशियो निकालने के लिए। भारत के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? स्त्रियों की संख्या, यानी देखिए लेडीज फर्स्ट होता है। ये क्या होता है? लेडीज फर्स्ट, लेडीज सबसे आगे होता है हर काम में। देखते हैं कहीं भी ब्लॉक वगैरह में जाएंगे तो पहले लेडीज को काम किया जाएगा, लेडीज का काम कराया जाएगा। पहले अगर बैंक में जाएंगे तो वहां भी पहले लेडीज का ही मतलब सुना जाता है। इसलिए भारत में जो है लेडीज फर्स्ट है, तो लेडीज को ऊपर में रखना पड़ेगा आपको, यानी स्त्रियों की जनसंख्या करेंगे। ठीक है, लेडीज को ऊपर में रखना पड़ेगा, लेडीज को फर्स्ट रखना पड़ेगा, उसके बाद पुरुष आते हैं। ठीक है, उसके बाद 1000। ठीक है, यानी मैं जो बताया लेडीज फर्स्ट, तो इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए ट्रिक बताया। ठीक है, आप अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं ताकि आपको याद हो, हाँ भारत में लेडीज फर्स्ट है तो पहले सबसे पहले उनको ऊपर रखना पड़ेगा, उनके बाद पुरुष की जनसंख्या को रखना पड़ेगा, उनके बाद 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो भारत में जो फॉर्मूला अप्लाइड किए जाते हैं वो क्या है कि स्त्रियों की जनसंख्या बटे क्या करते हैं? पुरुषों की जनसंख्या गुना 1000 कर देंगे, तो ये निकल जाएगा आपका लिंग अनुपात। ये भारत का सूत्र है, ये भारत में अप्लाइड किए जाते हैं। लिंग अनुपात निकालने का दो फॉर्मूला, जो पहला फॉर्मूला जो पश्चिमी देश में अप्लाइड किए जाते हैं, दूसरा फॉर्मूला जो भारत में अप्लाइड किए जाते हैं। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे तो कौन सा फॉर्मूला आपको लिखना है? ये पश्चिमी देश का नहीं, पश्चिमी देश में तो है नहीं, आप भारत में एग्जाम देंगे तो ये भारत वाला फॉर्मूला आप लिखेंगे, और या फिर इनको डेफिनेशन के साथ आप ये अभी डेफिनेशन लिख सकते हैं, और जो भी आपको डेफिनेशन पढ़ाया गया वो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, या फिर दोनों सूत्रों को लिख देंगे कि लिंग अनुपात या फिर भारत में लिंग अनुपात, ये दोनों को इसी तरह से अगर लिख देंगे तो बेस्ट हो जाएगा। लेकिन कम से कम इस चीज को आपको तो लिखना है। अगर इस चीज को नहीं लिखते हैं, ये फिर तो इसकी चीज को ये लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये चीज लिखने का प्रयास मत कीजिएगा क्योंकि ये पश्चिमी देशों का फॉर्मूला है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको क्या किया जाएगा। देखिए पश्चिमी देशों का फॉर्मूला है नहीं, मतलब दो फॉर्मूला है, वो ये फॉर्मूला पश्चिमी देश वाला अपनाते हैं, ये फॉर्मूला भारत में अपनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या करा है, स्त्रियों का लिंग अनुपात प्रतिकूल होने का कारण। प्रतिकूल का मतलब होता है बैडली, अच्छा नहीं, मतलब बुरा सिचुएशन,
यानी स्त्रियों का जो लिंग अनुपात बुरा सिचुएशन में है, ऐसा क्यों है? कुछ तो कारण होंगे ना, हर एक चीज का कुछ ना कुछ कारण होता है, हर एक चीज ना कुछ वजह तो होती है ना। स्त्रियों का लिंग अनुपात प्रतिकूल होने का क्या क्या कारण है? तो चलिए, सबसे पहला जो कारण है वो सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना। स्त्रियां देखिए, घर में जो होते हैं, जो मालिक होता है वो कौन होते हैं? पुरुष होते हैं, सारा पैसा उनके पास रहता है। और स्त्री भी होती है, स्त्रियां जो होती है घर में अच्छा बराबर काम करती है, हर एक चीज क्षेत्र में बराबर योगदान देती है, घर को संवारने में, परिवार को संवारने में, लेकिन पैसा उनके हाथ में नहीं, पुरुष के हाथ में। पुरुष प्रधान परिवार बन जाता है। एक पुरुष प्रधान परिवार बनने के कारण स्त्रियों को वहां जो है आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। अगर उनको कुछ लेने का भी जरूरत रहता है तो पहले उनसे मांगना पड़ता है। ऐसा क्यों भाई? जब वो परिवार को बनाने में बराबर योगदान देते हैं, परिवार के लिए बराबर जान देते हैं, परिवार के लिए बराबर काम करते हैं, हर एक क्षेत्र में परिवार के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, तो फिर उनको ऐसा मांगने की क्यों जरूरत पड़ी? तो यहां देखिए, यही चीज है कि सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न स्तर, यानी समाज में स्त्रियों को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। समाज में हर एक परिवार में आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है, जिस कारण स्त्रियों अपने आप को एक अच्छा आर्थिक स्तर पर खड़ा नहीं कर पाती है। ठीक है, यानी आर्थिक स्तर पर अपने से कुछ नहीं कर सकती है, अपने से कुछ बिजनेस नहीं कर सकती है, अपने से जब पैसा ही नहीं है, पैसा सब गार्जियन के हाथ में, पुरुष प्रधान परिवार बन जाएगा, तो फिर यह क्या हो जाएगा? एक तरह से वहां स्त्री की जो आर्थिक क्षमता है वो घट जाएगी, आर्थिक स्तर जो है वह निम्न हो जाएगा। दूसरा है घरेलू हिंसा। ये बहुत बड़ा चीज है, यानी डोमेस्टिक वायलेंस। ये देखिए, बहुत बड़ा चीज है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा के कारण ही जो है स्त्रियां क्या करती है? आत्महत्या करती है बहुत ज्यादा। घरेलू हिंसा के कारण ही स्त्रियां डिप्रेशन में चल जाती है। घरेलू हिंसा के कारण ही स्त्रियां कुछ से कुछ कदम उठा लेती है, फिर अपना जिंदगी को निम्न स्तर का समझने लगती है। यह घरेलू हिंसा जिस दिन खत्म हो जाएगा, परिवार उस दिन सुख और चैन से जीने लगेंगे। परिवार के हर एक सदस्य जो है एक दूसरे को अमन और शांति बहाल करने का न्योता देंगे। ठीक है, तो ये इस घरेलू जो हिंसा है, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये बहुत बड़ा चीज है, इनको खत्म करनी चाहिए। आपके फैमिली में है, आप पढ़े लिखे हैं, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी फैमिली पर आपके देखिए, यहाँ क्या होता है जनरली, अगर फैमिली में 3 बहन है, 1 भाई है, तो 1 भाई जो है ये इतना नाजवाब बन जाते हैं, इतना नवाब बन जाते हैं कि इनका सारा काम ये 3 बहन को करना पड़ता है। ये सारा काम, अगर कपड़े धोने का काम है तो ये 3 बहन को करना पड़ता है। क्यों भाई? तुम्हारा नहीं है, तुमको मतलब जो है प्रकृति ने सब कुछ दिया है, अपना काम आप खुद से नहीं कर सकते, इनसे क्यों करो रहे हैं? क्या इनका बराबर हक नहीं है? ये जो 3 बेटियां हैं, 3 जो लड़कियां, आपकी जो बहनें हैं, या क्या इनका हक नहीं है? ये भी तो आपको अपना कपड़ा धुलवा सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। यही चीज है, घरेलू हिंसा को खत्म कीजिए। घरेलू हिंसा के प्रति, तब जब तक आप घरेलू हिंसा के प्रति रहेंगे, तब तक आपका परिवार में कहीं ना कहीं खटक रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ होते रहेगा। ठीक है, यानी अच्छा परिवार कब होता है? जब सब सदस्य खुश रहते हैं उसमें। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है इसमें। देखिए, घरेलू हिंसा यानी स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा के कारण स्त्रियों की लिंग अनुपात प्रतिकूल हो गई है। प्रतिकूल का तो मतलब समझिए, प्रतिकूल का मतलब होता है बैड सिचुएशन, यानी बुरा हालात, बुरा दिशा। ठीक है, तीसरा जो है स्त्री भ्रूण हत्या, यानी फीमेल फर्टिसाइड, यानी स्त्री भ्रूण हत्या है। ठीक है, यानी स्त्रियां जो है, अभी का जमाना में क्या है, अभी जाएंगे लैब में, बहुत सारे चेकअप होते हैं, बहुत सारे जांच होते हैं, अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर जैसे चेकअप कराएंगे या फिर पैसे लेते हैं, ये तो अवैध है, कानूनी अपराध है। ठीक है, लिंग का परीक्षण करा लेंगे, पता चला बेटी है, तो बाद में ही मतलब उनको अंदर उनको जान ले लिया जाता है और उनको दुनिया में आने नहीं दिया जाता, उनको इस पृथ्वी के ऊपर, इस स्वर्ग में, इस दुनिया में आने नहीं दिया जाता। यह है क्या? स्त्री भ्रूण हत्या। स्त्री शिशु हत्या, ठीक है, यानी शिशु की हत्या भी की जाती है, फीमेल इन्फेटिसाइड की भी की जाती है। ठीक है, स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, ये जो है स्त्री के प्रति लिंग अनुपात को प्रतिकूल कर देती है। ठीक है, स्त्रियों को प्राकृतिक लाभ यानी जैविक लाभ जैसे खेती से प्राप्त लाभ मिलती है, बट सामाजिक भेदभाव के कारण वह उनसे भी दूर हो जाती है, अर्थात लाभ नहीं मिल सकता है, लाभ नहीं मिल पाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि समाज में स्त्रियां जो है कृषि क्षेत्र में भी अच्छा काम करते हैं, यानी प्राकृतिक क्षेत्र में भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनको वहां लाभ नहीं दिया जाता। उनको अगर कृषि क्षेत्र में अगर कोई स्त्रियां अगर काम कर रही है तो उनको उपज जो होते हैं, जो धन अनाज होते हैं, वो नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि उनको भी प्राकृतिक जो लाभ होते हैं उनसे भी वंचित रखा जाता है। यहाँ जानते हैं ना, पुरुष प्रधान है, क्या लेके करेंगे? स्त्री खाएगी बस, हो जाएगी। ठीक है, जो खाने का जितना खाने का वो खाएगी बस, उनको लेके क्या करेगी? जो सब मतलब अपना पुरुष के हाथ में, सब पुरुष के हाथ में चल जाता है। तो ये जो है स्त्रियों को प्राकृतिक लाभ से भी वंचित रखा जाता है, दूर रखा जाता है, जिसके कारण क्या है कि स्त्रियों का लिंग अनुपात प्रतिकूल हो गया है। तो समझ गए, स्त्रियों के लिंग अनुपात प्रतिकूल होने का कारण अगर आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में, तो आपको ये पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा करके लिखना है। ठीक है, एक पॉइंट में 2-4 लाइन जोड़ेंगे, एक पॉइंट में 2-4 लाइन जोड़ेंगे, तो हो जाएगा आपका आंसर फुलफिल हो जाएगा। क्योंकि 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा कम से कम 150 वर्ड्स में, यानी 150 शब्दों में आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है
कि विश्व जनसंख्या यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन का औसत लिंग अनुपात जो है वो क्या है 100 स्त्रियों प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। यानी विश्व की अगर जनसंख्या देखी जाए, लिंग अनुपात देखी जाए, औसत लिंग अनुपात, तो 100 स्त्रियों पर कितना पुरुष है 102 पुरुष है। दुनिया में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात लेटविया में है। लेटविया की राजधानी जो रीगा है। रीगा क्या है कैपिटल ऑफ लेटविया, यानी लेटविया की जो राजधानी है रीगा है। लेटविया में सबसे क्या है ज्यादा, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं, यानी 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि दुनिया में सबसे कम अर्थात निम्न लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात यूएई में प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष दर्ज किए गए। यहाँ है 85, यहाँ 311, कितना आसमान जमीन का अंतर है, यानी 100 स्त्रियां हैं और 311 पुरुष हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ क्या है निम्न, यहाँ क्या है सबसे ज्यादा निम्न लिंग अनुपात है यूएई यानी अरब अमीरात में। यूएई क्या है, अरब अमीरात क्यों हो गया है, इसका कारण आपको बता देते हैं लिंग अनुपात ऐसा क्यों हुआ है। भारत से जो जाते हैं ज्यादा पुरुष लोग कहाँ जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, दुबई कमाने के लिए जाते हैं, यूएई जाते हैं, तो वहां जाकर के ज्यादा पुरुष ही बस गया है रोजगार के लिए। अब वहां महिला की संख्या घट गई है तो वहां क्या होगा, निम्न लिंग अनुपात होगा ना। यानी जो ज्यादा डेवलप कर लिया है, इतना डेवलप कर लिया कि इतना रोजगार मिल रहा है कि पूरा दुनिया का पुरुष वहीं चल जाएगा काम करने के लिए। और सऊदी अरब, दुबई कंट्री जो भी है, अरबियन कंट्री, गल्फ कंट्रीज जो भी है, इतना पैसा है, इतना तेल है कि सबको वहां रोजगार मिल भी जाता है। तो जिसके कारण वहां की स्त्री तो है, लेकिन ये लोग जाकर के और भी वहां पुरुष की जनसंख्या को बढ़ा देता है, जिसके कारण वहां जनसंख्या का जो निम्न लिंग अनुपात है, यानी निम्न लिंग अनुपात जो है वह क्या है सबसे कम हो गया, ठीक है। स्त्रियों की संख्या घट गई है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि यूएनओ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है, तो 139 देशों में 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है, फ्रेंडली है। यानी दुनिया में 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अगर देखी जाए, वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए यानी फीमेल के लिए देखी जाए, तो वो क्या है प्रतिकूल है, यह है सॉरी अनुकूल यानी फ्रेंडली है, बहुत अच्छा गुड है, ठीक है। जबकि 72 देशों में प्रतिकूल है, एडवर्स, ठीक है। यानी 72 देशों में स्त्रियों के प्रति जो लिंग अनुपात है वह सही नहीं है, लिंग अनुपात जो है बहुत ही बैड सिचुएशन में चल रहा है। ये यूएनओ के रिपोर्ट के अनुसार ये बात कही जा रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एशिया में निम्न लिंग अनुपात वाले क्षेत्र। तो एशिया में निम्न लिंग अनुपात वाले क्षेत्र कौन कौन से? रूस हो गया, सऊदी अरब हो गया। देखिए रूस तो यूरोप में भी आते हैं, कुछ भाग उसका एशिया में भी आते हैं, ठीक है। सऊदी अरब हो गया, उसके बाद चाइना हो गया, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब क्या है कि एशिया में आने वाले कंट्री हैं जिनका लिंग अनुपात क्या है नीचे है, यानी निम्न लिंग अनुपात वाले क्षेत्र ये सब हैं। इसको आप याद रखेंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एशिया में निम्न लिंग अनुपात वाले क्षेत्रों के नाम लिखें। कुछ नहीं करेंगे, भारत के चारों जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सारे पड़ोसी देश का नाम लिख देंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, उसके बाद बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये वगैरह जो भी है इसको लिख देंगे, सऊदी अरब जो भी लिख देंगे, ये मतलब आपका आंसर फुलफिल हो जाएगा। तो एशिया के अंतर्गत जितने सारे देश आते हैं, खास करके भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके नाम लिख देंगे, तो आपका हो जाएगा निम्न लिंग अनुपात वाले क्षेत्र। अब देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है अनुकूल लिंग अनुपात क्या होता है। सही बात है, अनुकूल लिंग अनुपात आपको निकालना है। तो अनुकूल लिंग अनुपात वाले देशों में स्त्री की स्थिति अनुकूल यानी अच्छी होती है। अनुकूल लिंग अनुपात ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां स्त्रियों की लिंग अनुपात अच्छी होती है, स्थिति अच्छी होती है, अच्छी अनुकूल स्थिति में होती है। जबकि प्रतिकूल लिंग अनुपात वाले क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति प्रतिकूल होती है, बैड होती है, अच्छी नहीं होती। स्त्रियों की संख्या वहाँ कम है और पुरुषों की जनसंख्या जो ज़्यादा है, ठीक है। उसको कहते हैं प्रतिकूल लिंग अनुपात और इसको कहते हैं अनुकूल लिंग अनुपात, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आयु संरचना यानी एज स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आयु संरचना आयु वर्गों के आधार पर जनसंख्या को वर्गीकृत कर प्रदर्शित करता है। आयु संरचना जो है आयु के आधार पर, एज के आधार पर, जैसे कि 0 से 4, 0 से 14, 15 से 59, उसके बाद 60 से ऊपर, यानी एज के आधार पर उनको क्या करते हैं वर्गीकृत करते हैं, उनको प्रदर्शित करते हैं, उनको दिखाते हैं, उसी को कहते हैं आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर, ठीक है। अर्थात आयु संरचना अलग अलग आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है। जनसंख्या संगठन का यह एक प्रमुख सूचक है। जनसंख्या संगठन का क्या है, यह एक प्रमुख सूचक है जो क्या करता है लोगों की संख्या को दर्शाता है अलग अलग वर्गों में। आयु संरचना बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखेंगे। आपको एक बात बोलते हैं आप लोग से कि वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, बीच में हम नहीं बोलते, बहुत सारे वीडियो को देखे हैं, लास्ट में हम बोलते हैं कि लाइक करें और आप लोग लाइक नहीं करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, मैं आपको याद दिला दिया हूं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आयु संरचना में 3 वर्ग आते हैं। आयु संरचना में टोटल कितने वर्ग आते हैं? 3 वर्ग आते हैं। पहला जो वर्ग है बाल वर्ग है, ठीक है, यानी 0 से 14 वर्ष का। दूसरा जो वर्ग है प्रौढ़ वर्ग है, जिसको 15 से 59 वर्ष के मैच्योर क्लासेस आते हैं। इसमें वृद्ध वर्ग है, ऑल्ड मैन क्लास, जिसमें 60 से अधिक वर्ष के
के जो जनसंख्या वो आते हैं मेच्योर क्लास, चिल्ड्रन क्लास, मेच्योर क्लास, ओल्ड मैन क्लास, ठीक है। 0 to 14, 15 to 59 एंड 16 एवर, ठीक है। तो ये जो है आपका आयु संरचना के आधार पर 3 वर्ग होते हैं, जिनके इन्हीं तीनों वर्गों में जनसंख्या को वर्गीकृत किया जाता है और उनको प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको कहेंगे आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए आश्रित जनसंख्या किसको बोलते हैं। आश्रित जनसंख्या आपका क्या आया, आश्रित जनसंख्या यानी 0 से 14। अब देखिए 0 से 14 जो भी बच्चे ही होंगे ना, तो वो आश्रित का मतलब क्या होता है, दूसरे पर डिपेंड रहना। 0 से 14 के जो बच्चे होंगे वो दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, तो आयु यानी 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या को आश्रित जनसंख्या कहते हैं, क्योंकि यह जनसंख्या वर्ग यानी बाल वर्ग दूसरों पर आश्रित यानी निर्भर रहता है। बच्चे कमाने जाते हैं क्या, बच्चे खुद से कार्य करते हैं पैसे के लिए, हर एक चीज के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, माता पिता पर निर्भर रहते हैं, तो वो क्या है, आश्रित जनसंख्या। वैसे भी आश्रित जनसंख्या की अगर बात की जाए तो ये वर्ग तो आता ही है, बाकी वृद्ध लोग भी आते हैं, वृद्ध लोग भी कामकाज नहीं कर पाते हैं, तो वो भी आश्रित जनसंख्या कहलाएंगे एक हिसाब से, ठीक है। लेकिन वो आपको यहाँ वो चीज ऐड नहीं करना है। कार्यशील जनसंख्या किसको बोलेंगे, जो कार्य करता है, जो काम करता है। 15 से 59 आयु वर्ग में जो भी जनसंख्या आते हैं वो कामकाज करते हैं ना, अपना काम धंधा करते हैं, कमाते हैं, अपने से खाते हैं, अपने से पीते हैं, ठीक है। तो ये है कार्यशील जनसंख्या यानी वर्क में लगा हुआ, काम में लगा हुआ जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या। 0 से 14 जो वर्ष के बच्चे होंगे क्या वो काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। 15 से 59 जो होंगे वो यंग होते हैं, पूरा जवानी होते हैं उनकी, और वो काम में लगे हुए रहते हैं, ठीक है। और 60 से प्लस होगा तो वो तो वृद्ध जनसंख्या हो जाएगा। तो 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या कहलाती है, क्योंकि यह जनसंख्या कार्य में संलग्न रहती है, कार्य में लगे हुए रहते हैं, काम करते हुए रहते हैं। इसे अर्जक जनसंख्या भी कहते हैं। अर्जक का मतलब क्या होता है, अर्जन करना, कमाना, अर्जित करना, किसी चीज को अचीव करना, किसी चीज को हासिल करना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये कार्यशील जनसंख्या काम करके पैसा कमाते हैं, पैसा को हासिल करते हैं, धन को हासिल करते हैं, चीज को खरीदते हैं, तो ये अर्जन करता है। ये क्या करता है, अर्जन। और अर्जन करने वाले को क्या बोलते हैं, अर्जक बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, अर्जक जनसंख्या कहलाती है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड ये जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाता है। आयु लिंग संरचना जस्ट मैंने अभी डिफाइन किया, तो फिर इसको मैं डिफाइन नहीं करूंगा, ठीक है, आप तो समझ गए आयु लिंग संरचना क्या है। तो आयु लिंग संरचना का अर्थ अलग अलग वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है, ठीक है। मतलब यहाँ आपको भी बता ही दिया गया आयु लिंग संरचना क्या है। आयु लिंग संरचना क्या है, देखिए इसका अर्थ क्या होता है, विभिन्न वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषता को बताती है। अब देखिए जनसंख्या पिरामिड आएगा, सॉरी मिस्टेक, आयु लिंग पिरामिड है ना, हम सोचिए कि जनसंख्या संरचना है, तो आयु लिंग पिरामिड जो है ये जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाता है। आयु लिंग संरचना को दर्शाता है, लिंग के आधार पर जनसंख्या कितनी है नहीं है, तो लिंग के आधार पर जब आप जनसंख्या को बांटेंगे तो वहां फीमेल और मेल आएगा ना, पुरुष और स्त्रियां आएगी। तो आयु लिंग संरचना का अर्थ क्या होता है, अलग अलग वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से। सबसे पहले देखिए आयु लिंग पिरामिड एक तरह से मतलब ज्यामिति होता है, एक तरह से ग्राफ होता है ऐसे करके, ठीक है, मतलब त्रिभुज जैसा शायद वो होता है। हम पूरा तरह से डेफिनेशन आपको नहीं पढ़ाया गया है, नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको पढ़ाया जाएगा। तो आयुलिंग पिरामिड जो होता है एक प्रकार का पिरामिड होता है, जो क्या दर्शाता है, आयुलिंग संरचना को दर्शाता है। आयुलिंग संरचना यानी जनसंख्या की आयुलिंग संरचना को, जनसंख्या की आयुलिंग संरचना को दर्शाने वाले चित्र को क्या बोलेंगे, आयुलिंग पिरामिड बोलेंगे, ठीक है। या फिर कोई भी चीज वस्तु को क्या बोलेंगे, आयुलिंग पिरामिड बोलेंगे। और आयुलिंग संरचना तो आप समझते हैं, आयुलिंग संरचना क्या है कि आयु के आधार पर यानी आयुलिंग संरचना का अर्थ अलग अलग वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है, यानी लिंग के आधार पर वर्गों में बांटना जनसंख्या, ये क्या है, आयुलिंग संरचना है। आयुलिंग संरचना जो दर्शाया जाता है जनसंख्या का, जो वो उसको क्या बोलते हैं, आयुलिंग पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषता को बताती है, यानी उनका जो शेप होता है, उनका जो आकार होता है, वो जनसंख्या की विशेषता को, कैरेक्टर को बताता है। जनसंख्या लिंग यानी जनसंख्या पिरामिड की आकृति। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पिरामिड में प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों की संख्या प्रतिशत और दायां भाग स्त्रियों की संख्या प्रतिशत को दर्शाता है। दायां जो है, दाहिना हाथ जो है, दाहिना हाथ का तरफ यानी दायां तरफ वो स्त्रियां आती है, स्त्रियों की जनसंख्या को दर्शाया जाता है पिरामिड में, और बायां तरफ जो है वह पुरुषों की जनसंख्या को दर्शाया जाता है, ठीक है, प्रतिशत के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्थिर जनसंख्या, फिक्स्ड पॉपुलेशन। स्थिर कब होती है, जब कोई चीज बढ़ता ही नहीं है, स्थिर मतलब रुक के रह जाता है। तो यहाँ देखिए, जब जन्म दर और मृत्यु दर जब समान हो जाएगी तो क्या जनसंख्या बढ़ेगा। 10 तो हर दिन जन्म लेता है बच्चे,
और 10 आदमी हमेशा मरते हैं, और मतलब मरने वाले और जन्म लेने वाले मतलब दोनों की संख्या जो है समान है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान हो जाता, तो जनसंख्या कहाँ बढ़ा, ठीक है, जितना 10 बच्चे पैदा लिए 10 लोग वहाँ मर गए, तो यहाँ जनसंख्या बढ़ा नहीं बढ़ा, तो ये क्या कहलाएगी, स्थिर जनसंख्या कहलाएगी, ठीक है, यानी फिक्स्ड पॉपुलेशन। यानी जब मृत्यु दर जन्म दर के समान हो जाता है तो जनसंख्या परिणाम स्वरूप स्थिर हो जाती है, जनसंख्या ना बढ़ने लगती है ना घटने लगती है, यानी शून्य हो जाती है, जीरो पर स्थिर रहती है, जिसे क्या बोलते हैं, स्थिर जनसंख्या यानी फिक्स्ड पॉपुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, ह्रासमान जनसंख्या यानी डिक्रीटिंग पॉपुलेशन। जब पिरामिड का आधार संकीर्ण और शीर्ष सुडाकार होता है हो, अर्थात जब जन्म दर यानी पिरामिड के आधार पर यानी पिरामिड को मानते हुए, पिरामिड को देखते हुए जनसंख्या ह्रासमान यानी ह्रासमान जनसंख्या को डिफिनेशन दिया गया है, या फिर जनसंख्या ह्रासमान को पिरामिड के आधार पर कब दिखाया जाता है, या फिर पिरामिड जनसंख्या ह्रासमान को या फिर ह्रासमान जनसंख्या को कैसे दिखाते हैं, कैसे पहचानेंगे, यानी जब उसका आधार क्या हो जाएगा, संकीर्ण हो जाएगा और उसका शीर्ष जो है सुडाकार हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ह्रासमान जनसंख्या हो जाएगा। ये फिर दूसरा डेफिनेशन आप समझ लीजिए, जब जन्म दर निम्न और मृत्यु दर उच्च हो तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या घटती है। सही बात है, बच्चे कम जन्म ले रहे हैं और आदमी ज्यादा मर रहा है, तो वहां क्या होगा, जनसंख्या जो है कम होने लगेगा, जनसंख्या घटने लगेगा, ह्रास होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, उसी को क्या बोलते हैं, जनसंख्या ह्रासमान या फिर ह्रासमान जनसंख्या बोलते हैं, जैसे जापान की जनसंख्या, ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपको पढ़ाया गया है साक्षरता के बारे में। साक्षरता किसको बोलते हैं, साक्षरता का अर्थ पढ़ने लिखने की क्षमता से है। अलग अलग देशों की साक्षरता अलग अलग मानक के होते हैं। भारत में साक्षरता का मतलब जो होता है वो पढ़ने लिखने की क्षमता, पढ़ने लिखने की क्षमता कोई लोगों में, कोई भी आदमी में कितना है, उस चीज को इंडिकेट करता है, उस चीज को दर्शाता है साक्षरता, लिटरेसी, ठीक है। तो भारत में देखिए साक्षरता किसको कहेंगे, ये पॉइंट आप किसी भी हाल में याद रखेंगे। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ऐसा मिशन था जिसमें सभी लोगों को साक्षर बनाना था, जो लोग साक्षर नहीं थे, जो लोग अपना मतलब कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, वो लोगों को थोड़ा सा साक्षर बनाना था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का यही मिशन था, मतलब भारतीय राष्ट्रीय साक्षर मिशन का ये काम था, ठीक है। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने तथा पढ़ने योग्य हो जाते हैं, अपना नाम को कोई व्यक्ति अगर लिख और पढ़ लेता है तो वो क्या कहलाएंगे, साक्षर कहलाएंगे। बाकी उनको कोई जानकारी नहीं हो वो चलेगा, कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा हो, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो अपना नाम लिखना जानता हो और उनको पढ़ना जानता हो अपने नाम को, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा। किसके अनुसार, भारत में राष्ट्रीय साक्षर मिशन के अनुसार, ठीक है। और साक्षर का मतलब पढ़ने लिखने की कैपेसिटी से है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण और परिणाम दोनों है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। आर्थिक विकास का स्तर क्या है, साक्षरता का परिणाम और कारण दोनों है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्यवसाय संरचना यानी जनसंख्या अर्थात कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 अपने अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं और अपना जीविका उपार्जन करते हैं, इसी प्रक्रिया को व्यवसायिक संरचना बोलते हैं। यानी जनसंख्या व्यवसायिक संरचना जो है वो क्या है, ऐसी संरचना जिसमें कार्यशील जनसंख्या काम करते हैं, काम में लगे हुए रहते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं, अपना जीवन को गुजारते हैं। जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या काम में लगकर अपनी आय को प्राप्त करते हैं, आय का अर्जन करते हैं, ठीक है, और अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, व्यवसायिक संरचना कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए विभिन्न क्रियाएं, विभिन्न क्रिया आ गया आपका, पहला जो क्रिया है वो क्या है, प्राथमिक क्रिया। जैसे कि कृषि क्षेत्र में क्या है, कृषि क्षेत्र में जो भी कार्य होते हैं प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। मत्स्य पालन प्राइमरी सेक्टर में आ गया। बागवानी वानिकी किसी चीज को लगाना, किसी पौधा को लगाना, ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर में आएगा, प्राइमरी वर्क है यानी प्राथमिक क्रिया है। तथा खनन क्रिया, ये भी क्या है, प्राथमिक क्रिया। खनन क्रिया किसको बोलते हैं, माइनिंग यानी जो कोयला निकाला जाता है, क्या खनन क्रिया है, कोयला के खदानों से कोयला निकालना क्या है, खनन क्रिया है। लोहा निकालना खनन क्रिया है। एल्यूमिनियम निकालना ये भी क्या है, खनन क्रिया। तो ये सब जो कार्य हैं ये प्राथमिक क्रियाएं हैं, यानी प्राथमिक सेक्टर में आते हैं, ऑप्शन के रूप में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए द्वितीय क्रिया किसको बोलेंगे, जैसे विनिर्माण को द्वितीय क्रिया की श्रेणी में रखा जाता है। विनिर्माण का मतलब होता है कच्चे मालों से बनाने वस्तु को तैयार करना, यानी उपयोगी वस्तु तैयार करना ही विनिर्माण कहलाता है। और विनिर्माण किस में आते हैं, द्वितीय क्रिया में आते हैं, ठीक है। यानी कच्चे वस्तुओं से, रॉ मटेरियल से, मतलब जो कच्चा माल होता है उससे उपभोक्ता के लिए, किसके लिए, उपभोक्ता तो आप समझते हैं आदमी के लिए उपयोग की वस्तु तैयार करना ही क्या कहलाएगा, विनिर्माण कहलाएगा। और विनिर्माण किस क्षेत्र में आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में, यानी द्वितीय क्रियाएं कहलाती है। तृतीय क्रिया जैसे व्यापार परिवहन तथा संचार, यानी उत्पादन और विनिमय आते हैं। उत्पादन के अंतर्गत व्यापार संचार और परिवहन आते हैं, और उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहां समझ गए, यानी तृतीय क्रिया। उसके बाद चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत अनुसंधान सूचना, यानी अनुसंधान सूचना आप समझते हैं, यानी एक तरह से इंफॉर्मेशन से रिलेटेड प्रौद्योगिकी जैसे काम चतुर्थ क्रिया में क्रिया के वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यानी जैसे कि कोई टेलीफोन वगैरह चलता है, या फिर हम लोग कस्टमर केयर को फोन लगाते हैं, वहाँ जो बैठी हुई है या फिर जो बैठे हुए हैं वो जो वर्क करते हैं वो कौन सा वर्क करते हैं, चतुर्थ वर्क करते हैं। यानी उनकी जो कार्य है कौन सा वर्ग में आएगा, चतुर्थ क्रिया कहलाएगा। चतुर्थ
वर्ग में आएगा। ठीक है, समझ गए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्या होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ग्रामीण, आपका नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण नगरीय संगठन। ठीक है, ग्रामीण नगरीय संगठन यानी जनसंख्या को ग्रामीण और नगर के रूप में वर्गीकृत कर अध्ययन करना ही ग्रामीण नगरीय संगठन कहलाएगा। ठीक है, यानी जनसंख्या को ग्रामीण के रूप में और नगर के रूप में आप बांट दीजिए और वहां वर्गीकरण करके उसका विशेषताओं को जानिए कि क्या विशेषता क्या होगी, कि नगर की जनसंख्या शिक्षित होती है, ग्रामीण की जनसंख्या अशिक्षित होती है, नगर में सभी सुविधाएं होती है जैसे शिक्षा सुविधा और ग्रामीण में ये सुविधा का अभाव होता है जैसे अशिक्षा, वहाँ स्कूल वगैरह नहीं होते। तो ये सब क्या है, विशेषता का आप अध्ययन करते हैं किसके आधार पर, यानी इसके निवास स्थान के आधार पर, यानी ग्रामीण और नगरीय के रूप में बांटकर। तो यही जो है इसी चीज को जानना, यानी जनसंख्या को ग्रामीण और नगर के रूप में बांटकर उनकी विशेषताओं का अध्ययन करना ग्रामीण नगरीय संगठन कहलाएगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में लोग अक्सर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में यानी प्राथमिक क्षेत्र में कृषि कार्य आते हैं। कृषि कार्य यानी ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में लोग क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र यानी गांव में क्या करते हैं लोग, ज्यादा कृषि कार्य करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, पश्चिमी देशों में, पश्चिमी यानी वेस्टर्न कंट्री की अगर बात की जाए तो वहां ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या ज्यादा है। स्त्रियां कम रहती है वहां ग्रामीण क्षेत्र में और पुरुष ज्यादा रहते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में स्त्रियां गांव में ज्यादा रहती है, पुरुष ज्यादा मतलब बाहर में रहते हैं, नगर में रहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक, यानी सेक्स जो रेशियो है, सेक्स रेशियो, इनको जो इफेक्ट करता है, जो फैक्टर है वो सारे कारक हैं। 3 ही कारक है। पहला कारक आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, उसका सॉरी मिस्टेक है आपका, आर्थिक व्यवस्था और एक प्रवास होता है। ठीक है, प्रवास को आपका ऐड नहीं किया गया, माइग्रेशन, ये बहुत बड़ा कारक होता है। आर्थिक व्यवस्था की जगह अगर आप प्रवास लिखेंगे तो प्रवास बेटर होगा। आर्थिक व्यवस्था भी है जो लिंग अनुपात को प्रभावित करता है, लेकिन अगर आप प्रवास को लिखेंगे तो बेस्ट होगा। ठीक है, तो प्रवास यहाँ ऐड नहीं किया गया, मिस्टेक हुआ थोड़ा सा। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था यानी अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं होती है जो रोजगार उपलब्ध करा सके, जिस कारण पुरुष नगर की ओर पलायन कर जाते हैं, वो प्रवास आ ही गया आपका। ठीक है, और लिंग अनुपात में बदलाव आ जाता है। पलायन करना ही क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। यहाँ आर्थिक व्यवस्था की जगह अगर प्रवास कर देंगे, सिर्फ यहाँ प्रवास कर देना आपको। ठीक है, चलिए ठीक है, अब सब कुछ ठीक है ना। यानी आर्थिक व्यवस्था यानी लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले पहला कारक प्रवास है, माइग्रेशन है। प्रवास किसको बोलते हैं, रोजगार की तलाश में या फिर कोई भी कारण से लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वो क्या कहलाएगा, माइग्रेशन, प्रवास कहलाएगा। दूसरा है जन्म दर। जन्म दर लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में से एक है, यानी जन्म दर अगर कम या घट रहा है या फिर बढ़ रहा है तो वहां का लिंग अनुपात इफेक्टिव होगा, यानी प्रभावित हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा। मृत्यु दर यानी विकासशील देश में मृत्यु दर अधिक होने के कारण लिंग अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाती है। लिंग अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, अगर ज्यादा मृत्यु होगा तो ये लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, तो ये चैप्टर कौन सा चैप्टर था, चैप्टर 3 किसका, ज्योग्राफी का, पहला बुक का, जनसंख्या संगठन। तो ये चैप्टर आपका पूरा थ्योरी क्या हो गया, द एंड हो गया। नेक्स्ट वीडियो आपका क्वेश्चन आंसर आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती की जाती है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है, हर एक मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर दें। देखिए थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत क्या क्या पढ़े, रिपीट करना बहुत जरूरी है, अन्यथा फिर वहां भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक, ग्रामीण नगरीय संगठन क्या होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं क्या है, उसके बाद व्यावसायिक संरचना क्या है, साक्षरता किसको बोलते हैं, हरासमेंट जनसंख्या क्या है, स्थिर जनसंख्या क्या है, लिंग आयुलिंग पिरामिड क्या है, कार्यशील जनसंख्या क्या है, आश्रित जनसंख्या क्या है, आयु संरचना किसको बोलते हैं, अनुकूल लिंग अनुपात क्या है, एशिया में निम्न लिंग अनुपात वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। यूएनओ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या कहाँ क्या है, यानी 139 देशों की जनसंख्या अनुकूल है, सही है, 72 देशों में जनसंख्या गड़बड़ है, मतलब सही नहीं है। ठीक है, वहाँ की जनसंख्या लिंग अनुपात सही नहीं है। उसके बाद स्त्रियों का लिंग अनुपात प्रतिकूल यानी बैड, यानी अच्छा नहीं होने का कारण क्या क्या है, यहाँ आपको 5 कारण बताया गया। पहला कारण सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना, घरेलू हिंसा, भ्रूण हत्या, स्त्री हत्या और स्त्रियों को प्राकृतिक लाभ से वंचित रखना। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में लिंग अनुपात निकालने का सूत्र क्या है और वेस्टर्न कंट्री में लिंग अनुपात निकालने का सूत्र क्या है, लिंग अनुपात क्या है इसका डिफिनेशन को हम लोगों ने जाना। ठीक है, उससे भी पहले हम लोगों ने जाना कि जनसंख्या संगठन क्या होता है। ठीक है, तो आपका चैप्टर एंड। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से पढ़नी है, अच्छी तरह से नोट बनाइए, नोट बनाएंगे तभी आपका वीडियो देखने का फायदा होगा, अन्यथा वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।